हेलो बच्चों, आप सबका साइंस ज्ञान यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? हमारे घरों में कौन सी विद्युत धारा प्रवाहित होती है? हमारे घरों में कौन सा क्रम संयोजन होता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है? ओम का नियम क्या है? ये सारे के सारे आज इस अध्ययन में अपन पढ़ने वाले हैं। तो विद्युत धारा दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से। पहली है एसी यानी अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, हिंदी में बोले तो इसको प्रत्यावर्ती डायरेक्ट करंट। अल्टरनेट करंट है वो हमारे घरों में काम आने वाली विद्युत धारा, मुख्य रूप से इसी को काम में लेते हैं। डीसी है वो हमारी जो बैटरी या जो सेल्स होते हैं उनमें डायरेक्ट करंट काम में लिया जाता है। तो एसी है, हमारे घरों में आने वाली एसी है वो लगभग 220 वोल्ट आती है और हमारे उपकरण इसी प्रकार ये करते हैं। डीसी है वो आपको 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, जो आपकी बैटरियां यूज आती है वो लगभग 12 वोल्ट में ज्यादातर आती है। अब हम बात करते हैं इनकी परिभाषा क्या है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी यदि परिपथ में कोई आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी चालक तार में t समय में q आवेश प्रवाहित होते हैं तो धारा का मान क्या होगा? 1 एम्पियर होगा, का मान 1 होगा। विद्युत धारा का मात्रक होता है वो एम्पियर होता है और आवेश का मात्रक ऐसा ही मात्रक है वो कूलाम होता है। यानी लगभग 1 कूलाम, यदि मैं कहूं 1 कूलाम, 1 कूलाम इसको सी से व्यक्त करते हैं। 1 कूलाम है, इसमें लगभग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन है वो समाये हुए होते हैं। यानी 1 कूलाम इस पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, आवेश इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिविटी चार्ज होता है। 1 कूलाम, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की बात करूं मैं तो वो होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस के 19 कूलाम, ये इनका आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन है यानी 1 कूलाम में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन है उस पर 1.6 10 पावर माइनस के 19 कूलाम आवेश है वो उपस्थित होता है हो या होता है। इसका नाम है, जो मात्रक है, मात्रक का नाम है वो मेरी, आंद्रे मेरी वैज्ञानिक के नाम पर दिया गया। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनके ऊपर एम्पियर धारा का मात्रक रखा गया है। फिर आता है परिपथ। परिपथ क्या है? अगर हम कहें कि विद्युत धारा के एक सतत और बंद, कोई विद्युत धारा बह रही है एक सतत और बंद परिपथ में, तो हम कहेंगे राह में, पथ में, तो वो परिपथ है। यानी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे यहाँ मैं एक बैटरी जोड़ देता हूँ, ये चालक तार है और इस चालक तार को मैं यहाँ एक बल्ब जोड़ देता हूँ। ठीक है, जो बड़ा वाला टर्मिनल है, याद रखिए बड़ा वाला टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है और छोटे वाला टर्मिनल होता है वो नेगेटिव होता है। ये बैटरी, ये धारा का मान है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आता है। ये कुंजी लगी होती है एक, यदि डॉट का निशान लगा हुआ है तो कुंजी ऑन है, नहीं तो हम कहेंगे कुंजी ऑफ है। ये के है कुंजी, से स्विच भी बोल सकते हो आप, स्विच या बटन जिसे सामान्य भाषा में बहुत बात करें। इसे प्रतिरोध आर से निरूपित करते हैं, ये प्रतिरोध है यानी ये बल्ब है, या यहाँ कोई भी उपकरण लगाया जा सकता है। ये जो दिख रहे हैं वो चालक तार है, चालक तार। पिछले अध्याय में अपने पढ़ा था सबसे ज्यादा चालक धातु कौन सी है, तो वो है चांदी। चांदी सबसे ज्यादा यूज आती है, लेकिन
यूज़ नहीं आती है, सबसे ज़्यादा चालक है, लेकिन तांबा है वो सबसे ज़्यादा यूज़ आता है। ये 2 नंबर पे तांबा ही आता है, चाँदी महँगी होने के कारण इसके तार बनाना थोड़ा संभव नहीं है। तो ये विद्युत परिपथ हो गया आपका। 1 एम्पीयर की परिभाषा। किसी चालक तार में 1 कूलाम्ब आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होते हैं। किसी चालक तार में 1 कूलाम्ब आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होते हैं। फिर आता है विद्युत विभव और विभवांतर। अनंत से किसी परिपथ में आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उसे इस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव है उसका ऐसा ही मात्रक है, वो क्या होता है? वोल्ट होता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि किसी धन आवेश को परिपथ के किसी बिंदु पर लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है, उस बिंदु के लिए विद्युत विभव कहलाता है। यानी 2 बिंदुओं के बीच जो विभव होता है, यानी ए बिंदु से मान लो ये 2 बिंदु हैं, ए और बी। यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ रहा है वो तो विभव है, और जो इन दोनों लाने में जो किया गया कार्य के जो बीच का अंतर है वो क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। यानी किसी धारावाही विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वो विभवांतर कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कैपिटल वी बराबर डब्लू बट्टा क्यू। यहाँ डब्लू क्या है? किया गया कार्य है, और क्यू क्या है? आवेश है। क्यू आवेश है। V क्या है? 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर है। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर है। अब हम देखते हैं इसका मात्रक क्या था विभवांतर का? मात्रक है, इसका मात्रक वोल्ट है। वोल्ट है, जिसे कैपिटल V से व्यक्त करते हैं। यानी कि हम कहेंगे कि देखना, परिभाषाएँ सरल बनती है लेकिन थोड़ा-सा उनको समझने वाला चाहिए। देखना, आपने कहा 1 वोल्ट को परिभाषित करना है, यानी 1 कूलाम्ब 1 जूल बट्टा, ये क्या था? जूल किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम्ब। ये मात्रक आपको याद रखने पड़ेंगे। अब ध्यान से देखना, हम कहेंगे यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के 2 बीच, यानी इसके पहले हमने बात की थी विभवांतर किसकी बात कर रहे हैं? कोई 2 बिंदु हैं ए और बी के जो बीच का जो अंतर है वो विभवांतर है। तो हम कहेंगे यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलाम्ब आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। थोड़ा-सा हम आगे बढ़ें, उससे पहले हम कुछ चीज़ों को जाँच लेते हैं। आपने परिपथ की बात की थी। हमने परिपथ की बात की थी कि परिपथ में जैसे चिन्ह प्रणाली है वो किस प्रकार से करते हैं? जैसे एक बड़ा डंडा है, एक छोटा डंडा है। अगर बड़ा वाला है तो वो पॉजिटिव है, छोटा वाला है तो नेगेटिव है। यानी इसको हम कहेंगे सेल या बैटरी या विद्युत सेल भी कह सकते हैं। अगर मान लो एक सेल से ज़्यादा सेल हों, जैसे आपने कहा कि मैं तो 3 सेल जोड़ना चाहता हूँ, तो 3 सेल जोड़ दो, ये वाला, ये वाला, ठीक है? यानी पहला सेल ये हो गया और दूसरा सेल ये हो गया, ठीक है? फिर एक बड़ा सेल, एक वापस छोटा। कहने का मतलब ये क्या हो गया? 3 सेल हो गए, देखिए डंडियाँ बड़े वाले 3 हैं, तो 3 सेल हो गए। यानी यहाँ हम सेलों का ये संयोजन है। अगर इस प्रकार से कोष्ठक है और उसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो ये स्विच ऑफ कुंजी है। कौन सी कुंजी है? स्विच
ऑफ, यानी बटन है आपका ऑफ हो रखा है। यदि मान लो ऑन है, तो ऐसा डॉट का निशान आ जाता है। ऐसा डॉट का निशान होगा तो हम कहेंगे स्विच ऑन है। मान लो 2 तारों को जोड़ना है, जैसे मान लो ये परिपथ जा रहा है और यहाँ हमने वोल्टमीटर जोड़ने की कोशिश की है। ये लो, वोल्टमीटर यहाँ जोड़ते हैं। यहाँ तार सीधा का सीधा निकल रहा है। तो यहाँ जो इस प्रकार से 2 पॉइंट बनाएँगे मोटे-मोटे से, यानी 2 तारों को जोड़ने के लिए इस प्रकार से हम दर्शाएँगे। ये है तार संयोजन। अगर इस प्रकार का आता है तो ये तारों का संयोजन हो जाएगा। इसके अलावा मान लो कि तार संयोजन नहीं करना है अपने को, सीधा ही एक तार गुज़र रहा है और दूसरा तार और आ रहा है, तो हम इस प्रकार से करेंगे इसको। इसका मतलब है ये तार क्रॉसिंग हो रहा है। क्रॉसिंग है यानी जुड़ा हुआ नहीं है, यानी बिना संधि के। ये इसलिए ज़रूरी है आपको समझाना क्योंकि ये जब परिपथ बनाते हैं तो उस समय ये यूज़ आते हैं। जैसे हमने पहले ही बनाया था इस प्रकार का चित्र परिपथ में बनाया था। तो ये क्या है? ये बल्ब है, ठीक है? मान लो अगर इस प्रकार से आता है, स्प्रिंग टाइप का सा, तो ये होगा आपका प्रतिरोध। क्या जुड़ा हुआ है? प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है, कहीं भी प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है। और यदि इस प्रकार से आता है, मान लो ये इस प्रकार साथ में इस प्रकार का कोई तीर का निशान है, तो ये धारा नियंत्रक है, धारा नियंत्रक होता है। अगर ए लिखा हुआ है किसी गोले में, तो वो क्या है? एमीटर है। और यदि वी लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? वोल्टमीटर हो जाएगा। और यदि जी लिखा हुआ है, इस प्रकार से गोला लगा हुआ है और जी लिखा हुआ है, तो हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, क्योंकि आगे जब परिपथ के चित्र बनाएँगे, तो हमें ये बार-बार यूज़ करने पड़ेंगे। तो हर बार आपको बताने से पहले ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है कि सेलों का संयोजन है, स्विच ऑन ऑफ की स्थिति है और यदि धारा का मान सदैव याद रखना, कोई भी तार है, में तीर के निशान के द्वारा आप धारा को दर्शाओगे कौन सी दिशा में जा रहा है और ये याद रखना कि पॉजिटिव से सदैव नेगेटिव की ओर परिपथ तभी पूर्ण होता है जब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर धारा बहती है। अब हम देख लेते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम किसी विद्युत परिपथ में चालक तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्या कहा इसने? इसने कहा है V समानुपाती I, यानी किसी चालक तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के V विभवांतर है, I विद्युत धारा है, ये समानुपाती होता है। यदि तार का तापमान है वो समान होना चाहिए, इसे ओम का नियम, बहुत महत्वपूर्ण है ये, ओम का नियम कहते हैं। यानी कि या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ V बट्टे I बराबर क्या हो जाएगा? एक नियतांक है, नियत R बराबर V बट्टे I जाएगा, V बट्टे I। V बराबर क्या लिख सकता हूँ? इधर ले लेते हैं IR। ये क्या है? आपका ओम का नियम है।
या ये भी क्या है R बराबर V बटे I ये भी ओम। आप याद रखेंगे इस चीज़ को। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है वो ओम होता है जिसे ओमेगा ये चिन्ह ये वाला होता है ओमेगा। इसे इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। इसको साइंस में ओमेगा बोलते हैं। चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब 1 ओम को परिभाषित कीजिए। देखो आपको सूत्र ध्यान में है। आपको सूत्र ध्यान में है तो आप आसानी से उनको का जो परिभाषा है वो बना सकते हो। कैसे? यदि किसी चालक तार के दोनों सिरों के विभवांतर बार-बार हम ये बात कर रहे हैं, दोनों चालक सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 1 वोल्ट है। तथा उसमें विद्युत धारा कितनी है? 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। चालक का प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। तो यानी 1 ओम बराबर या इसको मैं R से दर्शा देता हूँ यहाँ, यानी R बराबर V बट्टा A। एम्पीयर धारा का मान है, V वोल्ट है, विभवांतर है, R यहाँ प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से कारक है? एक तो जाएगी उसकी चालक तार की लंबाई। देखो, जितना ज़्यादा आपका प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर तार की लंबाई बढ़ेगी, ठीक है? तार की लंबाई बढ़ेगी, तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो हम कहेंगे कि R सम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल बढ़ता है, तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ता है, तो यानी एरिया, एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। देखो यहाँ याद रखिए प्रतिरोध, प्रतिरोध बढ़ रहा है मतलब लंबाई भी बढ़ रही है। प्रतिरोध घट रहा है तो हम कहेंगे क्षेत्रफल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। उल्टा है ध्यान रखना, एक नीचे आएगा और एक ऊपर आएगा। प्रकृति, अब उसकी प्रकृति कैसे यानी वो है किस धातु से, किस धातु से बना हुआ है, तो यहाँ सिल्वर है वो सबसे यानी आपकी चांदी है वो सबसे ज़्यादा सुचालक है। और उसके बाद में आता है तांबा, दूसरे नंबर पर आता है तांबा। तो तांबे का प्रतिरोध है वो चांदी की बात है दूसरे नंबर। 3 परिपथ ले लेते हैं R1, R2 और R को R1, R2 और R3 3 प्रतिरोध ले लेते हैं और इसके जोड़ देते हैं कहीं वोल्टमीटर जोड़ देते हैं, ठीक है? प्लस माइनस लिख देते हैं। तो ये सिरा X बोल देते हैं और ये Y सिरा, दोनों का संयोजन। देखो अपने तार जॉइंट किए थे इस प्रकार से किए थे ना, ये ध्यान रखने, ये संयोजन हो रहा है। यहाँ हम एक कुंजी रख देते हैं, कुंजी रख देते हैं चालू हालत में और यहाँ एक एमीटर जोड़ देते हैं। ये एमीटर श्रेणी क्रम में ही जुड़ता है, समांतर क्रम में नहीं जुड़ता। और यहाँ अपने बैटरी लगा देते हैं, 3 बैटरी लगा दो चाहे 2 लगा दो। ये हमने 3 बैटरियाँ संयोजन कर दी। ओके, अब यहाँ बात समझ में आ गई। यदि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरे सिरे को आपस में जोड़ दिया जाता है, एक सिरे को मतलब यहाँ जो सिरा है वो यहाँ से अपने को V बराबर आई आर प्राप्त हो जाता है, यानी ये ओम का नियम है। समीकरण नंबर 1 इसको रख देते हैं। अब क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर का मान प्रत्येक परिपथ के लिए अलग अलग है।
विभवांतर का मान प्रत्येक परिपथ के लिए अलग-अलग है, तब पहले प्रतिरोध के लिए विभवांतर क्या हो जाएगा? विभवांतर V1 बराबर क्या हो जाएगा? I धारा का मान सबके लिए समान है, IR1 हो जाएगा। दूसरे के लिए I V2 बराबर IR2 हो जाएगा। इसी प्रकार से V3 बराबर क्या हो जाएगा? IR3। अब ध्यान देने योग्य बात, यहाँ देखो R1, R2 और I3 यानी यहाँ धारा जो I है, वो सबके लिए समान है। लेकिन प्रतिरोध क्या है? अलग-अलग है। जब प्रतिरोध अलग-अलग है, तो विभवांतर भी क्या हो जाएगा? सबके लिए अलग-अलग हो जाएगा। तो हम समीकरण तो एक हमने दिया था, इसको नाम देते हैं 2 समीकरण, इसको देते हैं 3 और इसको देते हैं 4। बहुत ज़्यादा हो गए भाई, कोई बात नहीं। अब देखने योग्य बात है, जब इसके में मान समीकरण 1 में समीकरण 2, 3 और 4 का मान रखने पर, बहुत सरल है, रखने पर ये मान रख दो। कौन से समीकरण में? जो अपने पहला समीकरण v बराबर आई आर लिया था, रख देते हैं। आई आर, ठीक है, मान लिखा है मैंने, तो v आई आर यानी अपने ऐसे कर देंगे इसको, थोड़ा सा बड़ा समझ में नहीं आएगा। यानी कि हमने कहा v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3, यही बात है। तो v1 के लिए v बराबर क्या था? आई आर था। v बराबर आई आर, v1 के लिए आई आर वन, v2 के लिए आई आर टू और v3 के लिए आई आर थ्री। अब यहाँ आर आई है वो सब में कॉमन है, तो मैं बाहर ले लेता हूँ इसको। तो आई आर बराबर आई बाहर ले लो, तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री यहाँ अपने को प्राप्त होता है। तो स्क्रीन को और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ देखिए आई से आई अपन क्या करते हैं? काट देते हैं। तो आर बराबर क्या प्राप्त होता है अपने को? आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, यानी कि परिपथ में कुल धारा का मान अधिकतम हो जाएगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, तो संयोजन का कुल प्रतिरोध है R1, R2, R3 के योग के बराबर होता है, जिससे परिपथ में धारा का प्रतिरोध का मान बहुत अधिक हो जाएगा। यहाँ देखिए फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। हमने क्या किया? हमने सर्वप्रथम एक परिपथ बनाया। कौन सा? ये श्रेणी क्रम संयोजन का, ठीक है। यानी कि हमने धारा I ली और उसमें R1, R2, R3 प्रतिरोध जोड़ दिए, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है? प्रत्येक के लिए विभवांतर का मान, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर का मान क्या होता है? अलग-अलग होता है। तो प्रतिरोध भी अलग-अलग ही होगा फिर। तो V बराबर हमने कहा था ओम के नियम से IR होता है। तो समीकरण में हमने मान रख दिया, मान रखने के पश्चात हमारे पास यानी V1 विभवांतर सबका अलग-अलग है, तो V का V1 का IR1, V2 का IR2 और V3 का IR3, ठीक है। इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है R बराबर R1, R2, R3, ठीक है। अब आता है पार्श्व क्रम संयोजन। सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं, वैसे बनाया था। देखो पार्श्व क्रम संयोजन और थोड़ा सा, तो ये इसका R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा और ये R3 हो जाएगा। यहाँ देखिए सबके लिए अलग-अलग धाराएँ हैं, तो I1, I2 और I3, ठीक है। एमीटर जोड़ देते हैं। वोल्टमीटर सदैव किस में जुड़ता है? पार्श्व क्रम में जुड़ता है, तो इसको भी जोड़ देते हैं। और यहाँ आपकी कुंजी जोड़ देते हैं, ठीक है।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि पार्श्व क्रम संयोजन में हमने चित्र बना लिया है। अब होता क्या है, यहाँ प्रत्येक में धारा का मान क्या है, सबके लिए अलग-अलग है। सबके लिए धारा का मान क्या है, अलग-अलग है। तो हम देखते हैं ओम के नियमानुसार। ओम का नियम क्या कहता है? पहले हम थोड़ा-सा देख लेते हैं ना। समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान तो समान रहता है, लेकिन विद्युत धारा का मान यहाँ क्या हो जाता है, अलग-अलग हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ I बराबर हम कह सकते हैं कि धारा का मान अलग है ना, I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी प्रत्येक के लिए धारा का मान अलग-अलग हो जाता है। माना कि किसी परिपथ में समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है, तो ओम के नियमानुसार क्या हो जाएगा, I बराबर V बटे R। लिख सकता हूँ क्या मैं इसको? हाँ, लिख देखो, V बराबर हमने आई आर कहा था, तो यही कहा था ना ओम का नियम, तो ये भी ओम का नियम ही है। हमने क्या किया, आई को बराबर के इधर लिया, तो ये इधर आ जाएगा, इधर जिसके बटे में आ जाएगा, तो V बटे आर हो जाएगा। अब क्या होता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध पर ओम का नियम लागू करने पर, यानी जहां ये हमने दिया था समीकरण नंबर, इसको 1 दे देते हैं, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 है, उसमें आई का मान प्रत्येक के लिए रखने पर, पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा-सा बढ़ा लेते हैं। R1 के लिए, R1 के लिए धारा क्या हो जाएगा, I1 बराबर V बटे R1, ठीक है। R2 के लिए, यानी दूसरे प्रतिरोध के लिए, यहाँ प्रतिरोध ही लिख देते हैं। प्रथम प्रतिरोध के लिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए धारा का मान क्या हो जाएगा, I2 बराबर V बटे R2, ठीक है। और तीसरे के लिए, तीसरे प्रतिरोध के लिए धारा क्या हो जाएगा, I3 बराबर V बटे R3, ठीक है। प्रत्येक के लिए हमने धारा का मान अलग-अलग कर दिया। यहाँ से हम क्या करेंगे, केवल समीकरण जो 1 है उसमें इनको अपन को अलग-अलग नए नाम देकर हम समीकरण 2 लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। तो हम कहेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 का मान रखने पर, रख देते हैं। तो I बराबर क्या था? याद रखिए, I बराबर क्या था? ये देखो V बट्टे R था। क्या था? V बट्टे R। अ, लिख देता हूँ साथ-साथ V बट्टे R बराबर I1 के लिए क्या था? I1 के लिए क्या था? V बट्टे R1, ठीक है? प्लस V बट्टे R2 प्लस V बट्टे R3। अब क्या करते हैं, इसमें जैसे हमने पहले किया था कि दोनों ओर जो कॉमन है उनको ले लेते हैं। V बटे R बराबर V बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचता है, R1 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R, ये इससे क्रॉस हो जाता है, तो 1 बट्टे R बचता है। तो बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, यानी हमें समांतर क्रम संयोजन में 1 बट्टा R बराबर 1 बट्टा R1, R2 और R3 प्राप्त होते हैं। यानी ये क्या है? प्रतिरोध की व्युत्क्रम है। तो समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक-पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर है, अर्थात तुल्य प्रतिरोध का मान बहुत ही कम हो जाता है। ये ध्यान रखने योग्य बात। अतः ये अपन समीकरण नंबर 3 दे सकते हैं।
और ये अपने को प्राप्त हो गया है समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, किस प्रकार से निकाला? उसमें तो हमने क्या किया था, विभवांतर अलग अलग था, लेकिन धारा एक थी, यहाँ धारा अलग अलग है और विभवांतर समान है। तो विभवांतर V है और धारा का मान I1 I2 और I3 है। ओम का नियम अनुसार हमने कहा था V बराबर IR होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R होता है। तो प्रथम प्रतिरोध के लिए धारा का मान कितना हो जाएगा, V बटे R1, फिर V बटे R2 और V बटे R3। प्रत्येक धारा के लिए इस प्रकार से अलग अलग प्रतिरोध का मान हो जाएगा। हमने समीकरण में 2 का मान रख दिया, रखने पर हमें प्राप्त होता है V बटे R बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमें 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 प्राप्त होते हैं। यानी तुल्य प्रतिरोध का मान धारा के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ कुल धारा का मान है, प्रतिरोध का मान है, वो बहुत ही कम हो जाता है। अब थोड़ा-सा पॉइंट दे लेते हैं, व्यवहारिक नॉलेज देख लेते हैं। श्रेणी क्रम में विद्युत परिपथ में शुरू से अंत तक विद्युत धारा नियत रहती है, जो कि व्यावसायिक या व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि परिपथ में प्रत्येक उपकरण अपनी शक्ति के अनुसार विद्युत धारा का प्रयोग करता है। देखिए, आपने जो शादी में जो बल्ब जलते हैं, चमकने वाले बल्ब देखे होंगे, है ना? वो सारे श्रेणी क्रम में ही जुड़े होते हैं। आपने देखा होगा, यदि एक बल्ब खराब हो जाता है तो आगे वाली लड़ी पूरी की पूरी क्या होती है, बंद पड़ जाती है। इसका कारण है कि ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और अपने अकॉर्डिंग ना लेकर आगे से आगे धारा प्रतिरोध का मान बढ़ाते रहते हैं, और धारा का मान सबके लिए कितना हो जाएगा, समान रूप से होगा, है ना? तो तुल्य प्रतिरोध है वो R का मान बहुत उच्च हो जाता है। ठीक है? इसी प्रकार से यदि श्रेणी क्रम में सभी उपकरणों को लगा दिया जाए तो परिपथ का प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाने के कारण परिपथ क्या हो जाएगा? विच्छेद हो जाएगा। यानी आपने हीटर भी वहीं जोड़ दिया, कूलर भी वहीं जोड़ दिया, एसी भी वहीं जोड़ दी, तो सारे के सारा मान यानी क्या हो जाएगा, R1 मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं और R3 मान लेते हैं। यानी कुल मान हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसके कारण आपको बहुत मोटे तार की आवश्यकता होगी। अतः हमारे जो घरों में फिर आता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यानी तापीय प्रभाव, विद्युत धारा के कारण आपने देखा होगा कि आपके पंखे हैं या जो कूलर की मोटर है या बल्ब है, वो गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण ऊर्जा की बहुत ज़्यादा हानि होती है। ये क्यों होती है, कैसे होती है, और क्या इसका हम कोई उपयोग भी कर सकते हैं, इनके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यदि किसी प्रतिरोध में विद्युत धारा I प्रवाहित की जाती है, I प्रवाहित की जाती है, तो उसके सिरों के बीच विभवांतर V होता है। ये ओम का नियम कहता है। मान लीजिए T समय में क्या था, V बराबर IR, याद है क्या? ये मान लीजिए T समय में Q आवेश प्रवाहित होते हैं। Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित होने में किया गया कार्य कितना है, VQ है। T समय में VQ ऊर्जा की आपूर्ति होती है, तो स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति का मान, निवेशित यानी कुल ली गई शक्ति का मान, शक्ति को P से इंडिकेट करेंगे, मान हो जाएगा V बटा Q अपॉन T। अब आपने पढ़ा होगा, चूंकि ये लिखने ये ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अ, I बराबर क्या होता है, Q बटा T। तो मैं यहाँ इसको P बराबर VI भी लिख सकता हूँ आसानी से। अब देखते हैं आगे, अर्थात टी समय में स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा PT है, P पावर है, T समय है। जो VIT, V क्या है,
विभवांतर है, I विद्युत धारा है और T समय के बराबर है। अतः यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में परिपथ में नष्ट हो जाती है। इस प्रकार किसी स्थायी विद्युत धारा I द्वारा समय t में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा है, वो H बराबर क्या हो जाएगा? VIT हो जाएगी। क्या हो जाएगा? H बराबर VIT। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, H बराबर I स्क्वायर RT। I स्क्वायर RT, क्योंकि आपने कहा था V बराबर क्या होता है? IR होता है। V बराबर क्या होता है? IR। तो V की जगह मैंने IR लिख दिया, तो I स्क्वायर RT। ये क्या है? इसे जूल का तापन नियम भी कहते हैं। ये जूल का तापन नियम कहते हैं। यानी किसी परिपथ में किसी प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा है, वो प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, वर्ग के इस वर्ग के I के अनुक्रमानुपाती। तो विद्युत धारा के कारण किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होना अवश्य संभाविक परिणाम है। ये सही बात है। लेकिन यह किसी उपकरण के लिए अवांछनीय भी होता है, क्योंकि विद्युत ऊर्जा के कारण ऊष्मा का निर्माण होता है, जो कि किसी उपकरण के लिए अवांछनीय है, यानी वो जल सकता है। फिर भी विद्युत के उसमें प्रभाव का उपयोग करके विद्युत इस्त्री, विद्युत हीटर, विद्युत तंदूर है, विद्युत केतली है, आदि काम में ले सकते हैं। यानी हीटर वगैरह है, प्रेस वगैरह है, या तंदूर है, केतली है, इनका उपयोग हम दैनिक जीवन में कर सकते हैं। फिर आता है आपका ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अनुमतांक क्या है? ये कई बार पूछा जाता है कि अनुमतांक क्या है? यहाँ ध्यान देने योग्य बात, अनुमतांक है क्या? मान लो, ध्यान देने योग्य बात है कि कोई उपकरण, मान लो कि कोई उपकरण है, उसका जो वोल्टेज है, वाट है, वो 100 वाट का बल्ब है। कितना है? 100 वाट का बल्ब है और वो 220 वाट पर कार्य कर रहा है। तो वो उसका क्या कहलाएगा? वो उसका अनुमतांक कहलाएगा। यानी 1 एम्पीयर विद्युत धारा है, उसकी क्षमता है और वो 1 एम्पीयर विद्युत धारा ले सकता है, वो उसका अनुमतांक है। यानी किसी ऐसे और समझ लो, यदि 1000 वाट की कोई युक्ति है और 220 वोल्ट पर कार्य कर रही है, तो वह जिस शक्ति का उपयोग कर रही है, वह उस युक्ति का अनुमतांक कहलाता है। यदि कोई युक्ति 220 वोल्ट पर भी जिस शक्ति का प्रयोग कर रही है, वह उस युक्ति का अनुमतांक कहलाता है। कहने का मतलब है, कोई भी यदि युक्ति अगर वो उपयोग कर रही है, उतनी ही विद्युत धारा का उपयोग कर रही है, वो उसका अनुमतांक कहलाएगा। 1 वोल्ट है, 1 वाट पर कार्य करेगी तो 1 वाट अनुमतांक हो जाएगा, 20 वाट है तो 20 वाट उसका अनुमतांक हो जाएगा। जैसे मान लो आपका फ्रिज है, वो 400 वॉट का है, ध्यान रखना, लेकिन वोल्टेज कितना है? 220 वोल्टेज की बात करूँगा। कि अपने घरों में 220 वोल्ट ही विद्युत धारा आती है, तो उसका अनुमतांक कितना है? 400 वाट का है। ओके, अब आती है विद्युत शक्ति। कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। अर्थात किसी विद्युत परिपथ में काम में ली गई विद्युत ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। P का ऐसा ही मात्रक है, वो वाट है। हमारे घरों में लगे मीटर द्वारा विद्युत उपभोग की गणना कैसे की जाती है, ये और देख लेते हैं। देखो, शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है, जो बहुत छोटा होता है। इसलिए वास्तविक व्यवहार में हम क्या करेंगे, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। जैसे हमारे घरों में वाट के रूप में अपन विद्युत ऊर्जा खर्च करते हैं, लेकिन वाट है वो बहुत छोटी इकाई है। अतः हम
1000 वाट बराबर हम कहेंगे 1 किलोवाट, ठीक है? किलोवाट का उपयोग करते हैं, इसी का उपयोग करेंगे। तो विद्युत ऊर्जा शक्ति और समय का गुणनफल है। तब अगर समय और विद्युत शक्ति दोनों को हम गुणनफल कर दें, तो इसको हम H के द्वारा निरूपित कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? kWh हो जाएगा, यानी किलोवाट हावर, ठीक है? इसके बराबर हमने रख दिया 1 यूनिट। आपने सुना होगा इतनी यूनिट आई है, वास्तव में वो कितना है? किलोवाट घंटा है वो, किलोवाट घंटा है, वो यूनिट है। और इस 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, वो होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 वाट, ठीक है? या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जूल के रूप में। ये वाट सेकंड है, समय और है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? जूल लिख सकते हैं। तो जे से निरूपित कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि 1 किलोवाट घंटा है, वो क्या है? देखो, ऐसे लिखो कि को या मैं ये लगा देता हूँ। 1 किलोवाट घंटा का मतलब क्या हो जाएगा? 1000 वाट गुणा 1 घंटा मतलब कितने सेकंड? 3600 सेकंड। तो आप गुणा करोगे तो आपके पास ये राशि प्राप्त होती है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा कि 1 किलोवाट घंटा का मान है वो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल है, या 1 यूनिट है। 1 यूनिट तभी निकाली जाती है जब इतनी ऊर्जा हमारे मीटर में खर्च होती है। ये हम दैनिक जीवन में जो हमारे घर में उपकरण हैं, उनको भी अपन सामान्य तौर पे काम में लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, एक घर की बात कर लेते हैं। मान लो उसमें 3 तो बल्ब जलते हैं और वो प्रत्येक 9 वाट की एलईडी लगी हुई है और दिन में वो 10 घंटे तक जलते हैं। इसी प्रकार से एक फ्रिज और ले लेते हैं साथ में। एक फ्रिज भी है, गरीबी दिखाने एक फ्रिज और ले लेते हैं और 400 वाट का है। वो लगभग 20 घंटे काम करता है। अब ये ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ 1 दिन का खर्च क्या होगा? 1 दिन का खर्च। विद्युत खर्च कितना हो जाएगा? 3 बल्ब, ठीक है? कितने वाट के? 9 वाट के। कितने घंटे चल रहे हैं? 10 घंटे चल रहे हैं। तो कितने हो गए? 270 वाट। पर डे कितने हो गए? 270 वाट हो गया। इसी प्रकार से एक फ्रिज कितने वोट का? 400 वाट का। कितने घंटे चल रहा है? चल रहा है 20 घंटे। तो कितना हो जाएगा? ये 4 दूनी 8, 8000 वाट। कितना हो गया? तो कुल दिन का खर्च कितना हो गया इसमें सारा का सारा? 8270 वाट। अगर इसको यूनिट में चेंज करें तो यूनिट कितनी हो जाएगी? भाग दे दो बस इसमें। 270 बट्टे 1000 भाग दे देते हैं। ये लो कितने हुए? 8.27 खर्च, ठीक है? अब मान लो कि 1 यूनिट का खर्चा, 1 यूनिट है, उसका सरकार अपने से या कंपनी है, वो खर्चा है, कितना है? 7 रुपए, जो अमूमन अपने घरों में आता है। तो 7 रुपए हैं तो कितना हो जाएगा? तो दिन का कुल विद्युत खर्च कितना हो जाएगा? 757 और 79 पैसे। ये डेली का खर्च हो गया। अब आपको पूछा जाता है कि जनवरी माह में कितना होगा? जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं, तो गुणा इससे 31 से कर दो। यदि पूछ ले फरवरी माह में, तो फरवरी अगर
लीप वर्ष है, तो 28 का होगा 29 का होगा, बाकी ये 28 दिन के होते हैं। यानी किसी माह का पूछा जा सकता है या 30 दिन का पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत-बहुत धन्यवाद। नोट्स उतारते रहना और ये प्रश्न हैं बीच-बीच में वो आते रहेंगे, वो आपको अलग से टॉपिक दिए जाएँगे ताकि आसानी से आप निकाल सको।